Hello everyone. As you know, we are discussing connective tissue in part 3. Today we will discuss about one of the specialized connective tissue, that is bone. There are three type of specialized connective tissue: blood, bone and cartilage. आज हम पढ़ेंगे bone. So bone is part of our skeleton. So it is also a skeletal connective tissue. Bone are very hard, as you all know. They are non-pliable. Non-pliable means they can't be molded. जैसे आप अपने पिन्ना को होल्ड कीजिए, थोड़ा प्रेशर अप्लाई कीजिए, आपका जो पिन्ना है वो फोल्ड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करेंगे वो वापस फिर अपनी पहले वाली शेप पर आ जाता है. अवर पिन्ना इज हैविंग कार्टिलेज. बोन के केस में अगर आप ऐसा करेंगे, इफ यू अप्लाई प्रेशर ऑन द बोन और बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी, मोल्ड नहीं होगी. सो बोन जो है वो नॉन प्लायबल है. हाईली वेस्कुलर. हाईली वेस्कुलर मीन्स ब्लड सप्लाई बोन में बहुत ज्यादा होती है. अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज ए वेस्कुलर होती है, दे डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई. और बोन के अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा है. यही वजह है कि इंजरी के दौरान, एक्सीडेंट के दौरान बड़ी से बड़ी बोन जब टूट जाती है तो ये अपने आप को खुद हील कर पाती है. हाई वेस्कुलर नेचर की वजह से रीजनरेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है एंड इट इज रेजिलियंट. रेजिलियंट मीन्स हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर. बोन वैसे आपको हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि बोन इज ऑल्सो ए लिविंग एंड मेटाबोलाइजिंग टिश्यू, जिसमें लगातार चेंजेस होती रहती है. थ्रू आउट लाइफ बोन में कॉन्टिन्यूसली रीमॉडलिंग का प्रोसेस है, रिजॉर्प्शन का प्रोसेस है. वर्ड अभी नए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे. रेजिलियंट का मतलब ये फ्लेक्सिबल है स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपना जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करती रहती है. जैसे अगर एक पॉइंट देखें तो जरूरत पड़ने पर बोन से कैल्शियम ब्लड में आएगा, लेकिन अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है तो वो बोन में डिपॉजिट होता रहता है. बोन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है. इनऑर्गेनिक मैटर 65% है. एज बढ़ने के साथ साथ इनऑर्गेनिक मैटर का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होता चला जाएगा. अगर इनऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो बोन के अंदर प्रेजेंट है डिफरेंट सॉल्ट्स, कैल्शियम फोस्फेट, मैग्नीशियम फोस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड. और जो बोन की जो स्ट्रेंथ होती है वो मेनली मिनरल मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर की वजह से होती है. सबसे ज्यादा बोन के अंदर मिलेगा कैल्शियम फोस्फेट, विच इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट. ऑर्गेनिक पार्ट अगर हम देखें बोन का, उसको हम ओस्टियोड कहते हैं. इट इज हैविंग कोलाजन फाइबर, ओसिन प्रोटीन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन बोन. So that's all about introductory part of the bone. He is having organic as well as inorganic part. This is diagram of a bone. Again new terms are there. This is a bone of our limb. Ends of the bone, this one and this one. Ends of the bone are known as epiphysis. Ends of the bone are known as epiphysis. बच्चे से जैसे जैसे बड़े होंगे, there is increase in length of the long bones which are responsible for increase in height. So लेंथ में जो इंक्रीज होगा बोन का वो इन एपिफाइसिस की वजह से होगा. अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बोन. सो इंक्रीज इन बोन टेक्स प्लेस, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बोन टेक्स प्लेस एट एपिफाइसिस. एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन आर नोन एज एपिफाइसिस. और ये जो बीच में शाफ्ट है, इस मिडल पार्ट को हम कहेंगे डायाफाइसिस. तो सबसे पहली टर्म है एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन आर नोन एज एपिफाइसिस एंड मिडल पार्ट इज नोन एज डायाफाइसिस. दूसरी टर्म एपिफाइसिस में बोन का जो अपीयरेंस है दैट इज स्पोंजी. इसलिए इधर कौन सी बोन होंगी? स्पोंजी बोन. डायाफाइसिस में बोन जो है वो कॉम्पैक्ट होती है. कॉम्पैक्ट और स्पोंजी अपीयरेंस के बेस पे नाम दिया है. सो एपिफाइसिस हैव स्पोंजी बोन, डायाफाइसिस हैव कॉम्पैक्ट बोन. Now bone is covered by a covering which is known as periosteum and endosteum. What does it mean? अगर हम बोन के सबसे बाहर देखें तो सबसे बाहर इसमें होगी
पेरियोस्टियम, जैसे कि यहाँ डायग्राम में मेंशन किया हुआ है, अभी बताते हैं। और अगर अंदर देखें तो वो होगी एंडोस्टियम। दिस इज एंडोस्टियम, दिस इज पेरियोस्टियम। कैसे समझेंगे इसे? मान लीजिए ये कोई होलो बोन है और उसका मैं ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर देती हूँ ऐसे। यस, 1 मिनट। दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए बोन। ये जो मैंने पॉइंटर रखा है, दिस इज कैविटी ऑफ द बोन। कैविटी ऑफ द बोन को कहेंगे बोन मैरो। बोन मैरो, मैरो का मतलब होता है कैविटी। कैविटी इन द बोन इज नोन एज बोन मैरो। और ये बोन है, ये दिस इज पेरियोस्टियम। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बोन इज नोन एज पेरियोस्टियम और अंदर वाली लेयर को कहेंगे एंडोस्टियम। सो बोन इज कवर्ड बाय पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम। नाउ, जैसा कि हमने कहा, लेंथ ऑफ द बोन किसकी वजह से बढ़ेगी? एपीफाइसिस में एक स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर? दैट इज एपीफाइजियल प्लेट। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है एपीफाइजियल लाइन, उस पर भी अभी हम आएंगे। एंड ऑफ द बोन आर नोन एज एपीफाइसिस एंड दिस एपीफाइसिस इज हैविंग epiphygeal plate. Now what is epiphygeal plate? This is actually cartilage. बोन में यहाँ पर एपीफाइजियल रीजन में क्या प्रेजेंट होती है? कार्टिलेज। एंड दिस कार्टिलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बोन। थोड़ा और समझें, अगर हम बात करें एम्ब्रियो की, इन द एम्ब्रियो स्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज? नाम भी आपको लर्न करना है, दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन, HYALINE, हाइलाइन कार्टिलेज। सो इन द एम्ब्रियो स्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो एक्चुअली हम 2 मंथ जेस्टेशन पीरियड तक उसको एम्ब्रियो कहेंगे, उसके बाद उसको हम कहेंगे फीटस। तो फीटस में क्या होगा कि धीरे धीरे जो कार्टिलेज हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय बोन। किस तरीके से समझ सकते हैं? आज की वीडियो में हम बोन फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए क्या समझेंगे कि कार्टिलेज का एक ढांचा तैयार होता है, एक मोल्ड तैयार होता है और उसके ऊपर अब धीरे धीरे कार्टिलेज इरोड होती चली जाएगी, डीजनरेट होती चली जाएगी और बोन मैट्रिक्स डिपोजिट होता चला जाएगा। सो हमारी जो बोन है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उनकी जगह कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो जो है यूटस के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होगा, क्या होगा? कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन। लेकिन अभी भी एंड्स पर कार्टिलेज रह जाती है and this cartilage is known as epiphygeal plate and is responsible for increase in length of the bone. ये आप सबको मालूम है कि एक पर्टिकुलर एज पर हमारी जो हाइट है वो बढ़ना बंद हो जाती है। उसका रीजन क्या है कि इस दौरान एपीफाइजियल प्लेट रिग्रेस होकर किस में चेंज हो जाती है? एपीफाइजियल लाइन में। अब आप ये समझिए कि जस्ट ये रेमेनेंट है, अवशेष है किसका? एपीफाइजियल प्लेट का। अब यहाँ पर जो कार्टिलेज है वो डीजनरेट हो चुकी है और यहाँ पर एक जस्ट रेमेनेंट रह गया, यहाँ वेस्टिजी रह गया जिसको हम कहेंगे एपीफाइजियल लाइन। सो वो प्रोसेस जिसमें एपीफाइजियल प्लेट इज रिड्यूस टू एपीफाइजियल लाइन, प्रोसेस को हम कहेंगे क्लोजर ऑफ ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द बोन। बिकॉज हमें मालूम है ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर बोन की ग्रोथ होती है। एक बार फिर देखेंगे क्या कहा है हमने, क्योंकि सारे वर्ड आज की वीडियो में फिर से नए हैं। End of the bone are known as epiphysis. End of the long bone are known as epiphysis. Middle part को हम कहेंगे diaphysis. Diaphysis में compact bone है, ends पे स्पोंजी बोन है। अभी हम पढ़ेंगे स्पोंजी और कॉम्पैक्ट में क्या डिफरेंस है। सो एंड्स पर स्पोंजी बोन है, मिडल के अंदर कॉम्पैक्ट बोन है। स्पोंजी बोन में क्या प्रेजेंट है? एपीफाइजियल प्लेट। दिस इज हाइलाइन कार्टिलेज which is responsible for increase in length of the bone. At puberty, puberty means वो एज जब reproductive organ डेवलप हो चुके हैं पूरी तरीके से एंड नाउ दे हैव बिकम फंक्शनल। एट प्यूबर्टी एपीफाइजियल प्लेट रिग्रेस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एपीफाइजियल लाइन।
एक्चुअली ये एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। डिटेल हम आगे पढ़ाएंगे कि एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से एपीफाइजियल प्लेट इज रिड्यूस टू एपीफाइजियल लाइन। एक और वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहां देखो, इन बोन के आगे जो एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन है दे आर ऑल्सो कवर्ड बाय कार्टिलेज। इस कार्टिलेज को हम कहेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज। जहां पर भी मूवेबल ज्वाइंट्स है, आप अपने जो है एल्बो ज्वाइंट पे फोकस कीजिए, यू आर एबल टू मूव। अब जो जहां पर दो बोन आर्टिकुलेट करेंगी, दो बोन मिलेंगी, उसको हम कह रहे हैं ज्वाइंट। अब यहां पर मूवेबल ज्वाइंट है, एंड ऑफ द बोन आर अगेन कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज। कौन से टाइप की कार्टिलेज है ये? हाईलाइन कार्टिलेज, क्योंकि आर्टिकुलेशन में हेल्प कर रही है, इसे हम कहेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो एज्ड पर्सन है उनमें हाईलाइन कार्टिलेज ये यहाँ से इरोड हो जाती है, एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज नोन एज आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द जिसे हम कहते हैं। सो आई थिंक जस्ट ब्रीफ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। बोन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन। और अब हम एक और डायग्राम ले आए हैं, कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन इज हैविंग हैवर्सियन सिस्टम और ओस्टियोन। ना व्हाट इज हैवर्सियन सिस्टम और ओस्टियोन? ये आपके सामने बोन का डायग्राम है। ये जो है यहाँ पर ये जो लाइन है, दिस इज हैवर्सियन कैनाल। This Haversian canal is having blood vessels, nerves, lymphatic vessels. So blood vessels, nerves and lymphatic vessels are present in Haversian canal. ये वो एरिया है जिसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स हैं। अब हम थोड़ा सा बोन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, तभी आप इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ पाएंगे। हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ ये जो ब्लैक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम अभी फिलहाल के लिए समझेंगे कि ये क्या है। ये हैं ओस्टियोब्लास्ट। बोन फॉर्मिंग सेल्स आर नोन एज ओस्टियोब्लास्ट। सो ये जो ओस्टियोब्लास्ट हैं दे आर प्रेजेंट इन ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस नोन एज लैक्यूना। फिर से देखेंगे, हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ रिंग की फॉर्म में क्या प्रेजेंट है? लेमिला। लेमिला ये है जो हार्ड मैट्रिक्स है। हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ रिंग की फॉर्म में कौन प्रेजेंट है? लैक्यूना। लैक्यूना का मतलब होता है ओपन स्पेसेस। दीज स्पेस आर फिल्ड विद फ्लूइड। जो लैक्यूना है दैट इज फिल्ड विद फ्लूइड। और लैक्यूना के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? ओस्टियोब्लास्ट। बाद में ये सेल क्या कहलाएंगी? ओस्टियोसाइट। सो इन द बिगिनिंग लैक्यूना इज हैविंग ओस्टियोब्लास्ट। अब ओस्टियोब्लास्ट क्या है? ये वो सेल्स हैं जो मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगे। पीछे हमने कनेक्टिव टिश्यू का फीचर पढ़ा था, इट इज हैविंग लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो डायग्राम में जो आपको व्हाइट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है दैट इज मैट्रिक्स। ये जो बीच बीच में डार्क पोर्शन है इसको छोड़कर बाकी जो भी है दैट इज मैट्रिक्स। अब क्या होगा? ओस्टियोब्लास्ट सेल विल सिक्रीट मैट्रिक्स। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिक्रीशन होगा, जैसे कोलाजन है, ओसिन प्रोटीन है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिक्रेटेड। उसके बाद मिनरल्स का एडिशन होगा, और जैसे जैसे मिनरल्स ऐड होते चले जाएंगे बोन हार्ड होती चली जाएगी। सो मैट्रिक्स इज सिक्रेटेड बाय दीज ओस्टियोब्लास्ट सेल। अब जैसे जैसे ओस्टियोब्लास्ट सेल मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगी, ये खुद इस मैट्रिक्स में एंट्रैप होती जाती हैं। नाउ ये जो ओस्टियोब्लास्ट हैं वो मैट्रिक्स सिक्रीट करना बंद कर देंगी, और अब ये खुद क्या कहलाएंगी? ओस्टियोसाइट। सो बोन फॉर्मिंग सेल्स आर ओस्टियोब्लास्ट। बोन के अंदर कौन सी सेल है जो मैच्योर बोन है? ओस्टियोसाइट। फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। फिर से देखेंगे, कॉम्पैक्ट बोन इज हैविंग हैवर्सियन कैनाल। यहाँ देखिए बहुत सारी हैवर्सियन कैनाल है, ऐसा नहीं है कि एक है। नेक्स्ट डायग्राम में हम शो करेंगे कि एक बोन में बहुत सारी हैवर्सियन कैनाल हैं, और हैवर्सियन कैनाल में ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। हैवर्सियन कैनाल के अराउंड कंसेंट्रिक लेयर में क्या डिपॉजिट होगा? मैट्रिक्स। सबसे पहले ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का डिपोजिशन होगा,
फिर उसमें फिलिंग होगी मिनरल मैटर्स की, और जैसे जैसे मिनरल मैटर डिपॉजिट होता जाएगा बोन हार्ड होती चली जाएंगी। ये मैट्रिक्स कौन सिक्रीट करेगा? ओस्टियोब्लास्ट सेल। अब हम देखते हैं ओस्टियोब्लास्ट कहाँ है। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस नोन एज लैक्यूना। ध्यान रहे, एक लैक्यूना दूसरे लैक्यूना से आपस में इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दीज कैनेलिकुलाई। यहां देखिए, ये ओस्टियोसाइट सेल है। इस ओस्टियोसाइट सेल में इस तरह प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेगा। इन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस को हम कहेंगे फिलोपोडिया, और जो लैक्यूना के अंदर ये जो कैनाल टाइप है उनको हम कहेंगे कैनेलिकुलाई। आप इस तरीके से समझिए, थोड़ा सा टिपिकल है। ये तो है फ्लूइड फिल्ड स्पेस लैक्यूना, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए हैं दे आर कैनेलिकुलाई। और ये देखो यहां ये जो मैं ग्रीन पेन से अब ड्रॉ कर रही हूं, दीज आर एक्चुअली, थोड़ा और आगे भी ले जा सकते हैं, दीज आर एक्चुअली ओस्टियोसाइट। सो फ्लूइड फिल्ड स्पेस में क्या प्रेजेंट है? ओस्टियोसाइट। स्टार्टिंग में जब बोन बन रही है तो इन सेल्स को कहेंगे ओस्टियोब्लास्ट, लेकिन मैट्रिक्स सिक्रीट करके खुद ये मैट्रिक्स में एम्बेड हो जाती हैं, एंट्रैप हो जाती हैं। अब इन सेल को कहेंगे ओस्टियोसाइट। सो कॉम्पैक्ट बोन इज हैविंग वेल डेवलप्ड हैवर्सियन सिस्टम, और हैवर्सियन सिस्टम में क्या होगा? हैवर्सियन कैनाल, देन हैवर्सियन लैमिला, जो कंसेंट्रिक फॉर्म में मैट्रिक्स का डिपोजिशन है उसे कहेंगे, लैक्यूना ओपन जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिनमें सेल्स प्रेजेंट है उनको कहेंगे कैनेलिकुलाई, वो चैनल्स हैं जो एक लैक्यूना को दूसरे लैक्यूना से आपस में कनेक्ट करेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन की कैविटीज में क्या प्रेजेंट होता है? येलो बोन मैरो, और येलो बोन मैरो एक एडिपोज टिश्यू है जिसमें फैट स्टोर होगा, मेनली ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। पीछे हमने पढ़ा कि डायाफाइसिस कॉम्पैक्ट बोन है, एपिफाइसिस एंड ऑफ द बोन है। और एंड ऑफ बोन में कौन सी जो है, एंड ऑफ बोन में कौन सा टिश्यू, कौन से टाइप की बोन है? स्पॉन्जी बोन है। और जो डायाफाइसिस है उसमें कॉम्पैक्ट बोन है। तो कॉम्पैक्ट बोन की कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा? येलो बोन मैरो, जबकि स्पॉन्जी बोन की कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा? रेड बोन मैरो। ये देखिए, फिर से हम डायग्राम लेकर आए हैं थोड़ा सा रिपीट करने के लिए। ये बोन है, एंड्स ऑफ द बोन को कहेंगे एपिफाइसिस और बीच वाले पार्ट को कहेंगे डायाफाइसिस। एपिफाइसिस वाले रीजन में स्पॉन्जी बोन है, डायाफाइसिस वाले रीजन में कॉम्पैक्ट बोन है। बोन की कैविटी को कहेंगे बोन मैरो। जो डायाफाइसिस है उसमें बेटा होगा येलो बोन मैरो, और यहाँ पर होगा रेड बोन मैरो। नॉलेज बेस्ड पोर्शन अगर थोड़ा याद करने में दिक्कत हो रही है समझने में, तो सबसे पहले जो मैं टर्म्स दे रही हूँ उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या पढ़ाया है। अब ये देखो, ये जो सर्कल्स दिखाए हैं दीज, ये जो रेड पार्ट है दिस इज एक्चुअली हैवर्सियन कैनाल जिसमें ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है। ये जो रेड क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट है? ये जो लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल है इनको हम कह रहे हैं हैवर्सियन कैनाल। ये देखो कितना सही डायग्राम है यहाँ पे। ये देखो हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल आपस में हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कैनाल से जुड़ी हुई हैं जिनको हम कहेंगे वॉकमेंस कैनाल। ये देखिए वॉकमेंस कैनाल। हैवर्सियन कैनाल आर कनेक्टेड बाय वॉकमेंस कैनाल, और इनमें भी क्या प्रेजेंट होगी? ब्लड सप्लाई। ये देखो बोन के अंदर ब्लड सप्लाई दिखाई गई है यहाँ पर बोन की। अब बोन के अंदर ये देखो, ये पीछे जो हमने डायग्राम स्टडी किया था कि हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ कंसेंट्रिक मैनर में क्या डिपॉजिट होगा? मैट्रिक्स। तो ये देखो लैमिला है जो कंसेंट्रिक मैनर में, ये एक है, ये आधा कट दिखाया हुआ है कि ये है, एक ये है। पेरीफ्री पे जो आप लैमिला देखेंगे वो कंप्लीट नहीं है, वो सर्कल की फॉर्म में नहीं है, उनको हम कह रहे हैं सरकमफेरेंशियल लैमिला, और जो अंदर वाले उनको हम कहेंगे कंसेंट्रिक लैमिला। ये देखो कितना अच्छा डायग्राम है। ये लैमिला है, ये जो अपना बेज कलर का पार्ट है, लाइट पीच कलर का पार्ट है, दिस इज मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स के बीच बीच में ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिनको कहेंगे लैक्यूना, और लैक्यूना में कौन प्रेजेंट है? ओस्टियोसाइट। और देखो एक ओस्टियोसाइट दूसरी ओस्टियोसाइट से कनेक्ट हो रही है, किसके थ्रू? कैनेलिकुलाई के थ्रू। तो आई होप दिस इज क्लियर। हेवर्सियन कैनाल जिसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स हैं, हेवर्सियन कैनाल के अराउंड कंसेंट्रिक मैनर में डिपॉजिट होगा मैट्रिक्स। कौन सिक्रीट करेगा? ओस्टियोब्लास्ट सेल। और मैट्रिक्स में बीच बीच में फ्लूइड फिल्ड स्पेस होंगे जिनको कहेंगे लैक्यूना, और लैक्यूना आपस में कनेक्टेड होंगे बाय ए चैनल नोन एज कैनेलिकुलाई। और लैक्यूना के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? फाइब्रोब्लास्ट सेल विच सिक्रीट मैट्रिक्स। और जैसे जैसे वो मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगी वो खुद उसमें एंट्रैप होती चली जाएंगी। नाउ दीज सेल्स आर नोन एज ओस्टियोसाइट। Moving on to spongy bone because they are their appearance is spongy, sponge like, that's why they are known as spongy bone. Light होती हैं as compared to compact bone. इनमें हेवर्सियन सिस्टम नहीं है। यहाँ पर प्रेजेंट है ट्रेबिकुली ओपन स्पेसेस हैं जिनके बीच बीच में रेड बोन मैरो टिश्यू इज प्रेजेंट। बोन मैरो इज कैविटी ऑफ बोन। बोन मैरो में दो तरह का टिश्यू होता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। सो रेड बोन मैरो मेनली कहाँ मिलेगा? एपिफाइसिस रीजन में। एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर हम बात करें बोन की तो पूरी बोन मैरो में रेड बोन मैरो होता है, एपिफाइसिस रीजन में भी और डायाफाइसिस रीजन में। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी जो डायाफाइसिस रीजन है हेयर रेड बोन मैरो इज रिप्लेस्ड बाय येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो फैट स्टोरेज का काम करेगा। रेड बोन मैरो में आरबीसीज प्रोडक्शन होंगे, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। जो ब्लड सेल्स हैं दे आर डेवलप्ड एट रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो भी इमरजेंसी के दौरान आरबीसी सिंथेसिस में पार्ट ले सकता है। सो स्पॉन्जी बोन आर ऑल्सो नोन एज कैंसिलस और ट्रेबिक्यूलर बोन। कोई हेवर्सियन सिस्टम नहीं है यहाँ पर, हालांकि यहाँ भी सेम इनके पास कैनेलिकुलाई भी होंगी और साथ में ओस्टियोसाइट सेल्स है, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स है, सब कुछ होगा। लेकिन जो पीछे हमने पढ़ा हेवर्सियन कैनाल के चारों तरफ लैमिला का जो डिपोजिशन है वो रिंग फॉर्म में नहीं होगा। रेड बोन मैरो प्रेजेंट है यहाँ पर जहां पर हीमोपोएसिस और हीमेटोपोएसिस टेक्स प्लेस। हीमोपोएसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है स्पॉन्जी बोन अगर हम अडल्ट में देखें तो? हिप बोन। अब ध्यान रहे इन बोन्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन होगा। हिप बोन, रिब्स, स्टर्नम, स्टर्नम हम चेस्ट बोन को कह रहे हैं, रिब्स हम पसलियों को कह रहे हैं, वर्टिब्रा वर्टिब्रल कॉलम जिससे बना हुआ है, स्कल बोन हेड रीजन की बोन को हम स्कल बोन कह रहे हैं, एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन। ये डायग्राम में हमने देखा। सो स्पॉन्जी बोन जो है मेनली आरबीसी प्रोडक्शन से रिलेटेड है बिकॉज स्पॉन्जी बोन की कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा? रेड बोन मैरो। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि रेड बोन मैरो में क्या होगा? ब्लड फॉर्मेशन, सॉरी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। Moving on to bone cells. In bone there are four type of cells. One is osteogenic cell, osteoblast, osteocyte, osteoclast. ओस्टियोजेनिक सेल, दीज आर प्रोजेनिटर सेल जिनसे बाकी जो सेल्स है ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट डिराइव्ड होंगे, ओस्टियोक्लास्ट नहीं होती हैं। ओस्टियोजेनिक सेल्स आर एक्चुअली टोटिपोटेंट सेल। टोटिपोटेंट मीन्स दीज सेल्स आर हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। ओस्टियोजेनिक सेल माइग्रेट टू बोन, माइग्रेट टू प्लेस जहां पर बोन फॉर्मेशन होना है। दीज ओस्टियोजेनिक cell divide and differentiate into osteoblast. So osteogenic cell are progenitor cell having ability to divide and differentiate into osteoblast. और osteoblast क्या है? These are bone forming cell. जो भी मैट्रिक्स है that is secreted by osteoblast cell, और osteoblast differentiation के बाद क्या बनेगी? osteocyte. ये ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल। पीछे हमने पढ़ा जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है दैट इज सिक्रीटेड बाय ओस्टियोब्लास्ट, और जैसे ही वो मैट्रिक्स सिक्रीट किया वो उसमें एंट्रैप हो जाती हैं एंड नाउ दे आर नोन एज ओस्टियोसाइट। सो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन एज वेल एज रिपेयरिंग ऑफ ओल्डर बोन। जो रिपेयरिंग है ओल्डर बोन की वो प्रोसेस लाइफ लॉन्ग होता रहता है।
एक्चुअली क्या होता है कि जो मैट्रिक्स है उसमें तो जो ओस्टियोब्लास्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गई हैं, ओस्टियोसाइट में, लेकिन अभी भी पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम में क्या प्रेजेंट है, ओस्टियोब्लास्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द बोन। ये हमने पीछे कवर कर लिया है। दे विल प्रोड्यूस प्रोटीन मिक्सचर जिसको हम ऑर्गेनिक पार्ट को कहेंगे ओस्टियोड, बाद में वो मिनरलाइज्ड होगा और बोन जो है हार्ड हो जाएगी। ओस्टियोड में कोलाजन फाइबर है, ओसिन प्रोटीन है, दिस इज ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोसाइट, ये देखिए डायग्राम कितना अच्छा है। ये ओस्टियोब्लास्ट सेल हैं जो कहाँ प्रेजेंट हैं, पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम के पास। पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम, ध्यान रहे, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात भी की थी। पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम आर मेड अप ऑफ डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। वो बोन को बोन के साथ और बोन को मसल के साथ जोड़ने में हेल्प करेंगे। अब ये देखिए, पेरिओस्टियम एंडोस्टियम के पास क्या प्रेजेंट है, ओस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। ओस्टियोब्लास्ट जब लेमिना के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर अपने आप को एंट्रैप कर लेती है, तब वो किस में चेंज हो जाएगी, ओस्टियोसाइट में। एक ओस्टियोसाइट में बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं। व्हाट दीज आर नोन एज फिलोपोडिया, दीज आर नोन एज फिलोपोडिया। और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, फ्लूइड फिल्ड स्पेस। उस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को क्या कहेंगे, लैक्यूना। और यहां पर जो चैनल्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कैनेलिकुलाई। क्या कहेंगे, कैनेलिकुलाई। सो ओस्टियोब्लास्ट डिफरेंशिएट होने पर किस में चेंज होगी, ओस्टियोसाइट में। सो ओस्टियोसाइट आर एक्चुअली इनएक्टिव ओस्टियोब्लास्ट। मैच्योर बोन के अंदर जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, ओस्टियोसाइट। दे आर बोन मेंटेनिंग सेल। बोन को हेल्दी रखने के लिए, बोन में मिनरल्स का जो कंपोजिशन है वो बराबर रहे। देखो बोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में। सो ये जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हैं बोन की, वो किसकी वजह से होंगी, ओस्टियोसाइट सेल्स की। एक्चुअली ये सेल बोन के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम का काम करेंगी। दे कम्युनिकेट वन सेल विद अनदर सेल एंड सेंड द सिग्नल्स। प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस, ये हमने पढ़ लिया। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि लेमिला में फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस हैं जिनको कहा लैक्यूना, एंड विद इन लैक्यूना क्या प्रेजेंट है, ओस्टियोसाइट सेल्स। दीज ओस्टियोसाइट सेल्स आर हैविंग फिलोपोडिया, और जो कैनेलिकुलाई में प्रेजेंट है, और एक कैनेलिकुलाई दूसरे लेमिला की कैनेलिकुलाई से कनेक्शन में रहेंगे ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं या डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मूवमेंट हो सके फ्रॉम वन लेमिला टू अनदर लेमिला। दे मेंटेन कनेक्शंस टू अदर ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोब्लास्ट, जैसा कि हमने यहाँ पर शो किया है। इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन विद इन बोन टिश्यू, जो भी न्यूट्रिएंट्स है या एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो एक लेमिला से दूसरे लेमिला और हेवर्शियन कैनाल के थ्रू बॉडी से, बोन से जो है वो बाहर आ जाते हैं। ओस्टियोक्लास्ट, बोन डेस्ट्रॉइंग सेल और रिपेयरिंग सेल। डेस्ट्रॉइंग का मतलब यहाँ नेगेटिव सेंस में नहीं है कि बोन को डेस्ट्रॉय करना, बोन डेस्ट्रॉइंग और रिपेयरिंग सेल्स। क्या मतलब है इनका, मान लीजिए हम कैल्शियम का फंक्शन लेकर पढ़ते हैं। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम है, सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, यहाँ पर पैरेट हार्मोन का रोल रहेगा, विच इज सिक्रेटेड बाय ग्लैंड पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड ग्लैंड नेक रीजन में प्रेजेंट है। दे विल सीक्रेट हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन और पैरेट हार्मोन। इस हार्मोन की वजह से क्या होगा, बोन के अंदर जो ओस्टियोक्लास्ट सेल हैं, दे विल रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम। ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या रिलीज करेंगी, लाइसोसोमल एंजाइम एंड एसिड, जो मिनरल मैटर की डिसोल्यूशन करेंगे। और मिनरल मैटर डिसोल्व होने के बाद वो लैमिला के थ्रू जो है वो ब्लड के थ्रू कहाँ आ जाएगा, बोन से बाकी ऑर्गन्स में आ जाएगा। सो ओस्टियोक्लास्ट सेल का जो काम है वो रिजॉर्प्शन है।
रिजॉर्प्शन, ये देखो रिजॉर्प्शन का मतलब होता है डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। डी मीन्स रिमूवल। अगर देखो फाइब्रोब्लास्ट का काम तो है मैट्रिक्स सिक्रीट करना, ओस्टियोक्लास्ट उससे अपोजिट काम करेंगे। ओस्टियोक्लास्ट क्या करेंगी, मैट्रिक्स को डिसोल्व करेंगी। जो मैट्रिक्स है जिसमें जो सॉल्ट्स हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम फोस्फेट है, मैग्नीशियम फोस्फेट है और डिफरेंट सॉल्ट प्रेजेंट है, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। लेकिन ओस्टियोक्लास्ट के जो लाइसोसोम्स हैं दे विल रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड सर्टेन एसिड्स जो उस मिनरल मैटर को सोल्यूबलाइज करेंगे और जिसकी वजह से जो कैल्शियम है वो बोन से ट्रेवल करके बाकी ऑर्गन्स में आएगा। सो ओस्टियोक्लास्ट का जो ओरिजिन है दैट इज डिफरेंट। ओस्टियोक्लास्ट सेल लगभग 50 मोनोसाइट सेल्स के फ्यूजन से बनती है। मोनोसाइट क्या है, दीज आर टाइप ऑफ WBCs। मोनोसाइट आर टाइप ऑफ WBCs विच आर इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस। मोनोसाइट्स क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं और लगभग 50 के आसपास जो मोनोसाइट्स हैं वो फ्यूज होकर क्या बनेगा, एक बोन सेल। और इनका काम है टू ब्रेक डाउन द बोन। लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो रिलीज करेंगी टू डिसोल्व मिनरल्स इन द बोन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे बोन रिजॉर्प्शन। डेली एक्टिविटी है हमारे बोन की, डेली जो है बोन रिजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा और यहाँ पर जो है इट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। अगर किसी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है या हार्मोनल इम्बैलेंस है और अगर ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम जो है वो बोन से कहाँ आता है, ब्लड में, किसकी वजह से, ओस्टियोक्लास्ट की एग्जाजरेटेड एक्टिविटी की वजह से। अगर ओस्टियोक्लास्ट का फंक्शन बढ़ गया है, वो ज्यादा काम कर रही हैं, तो ध्यान रहे मिनरल मैटर का डिसोल्यूशन ज्यादा होगा, डीमिनरलाइजेशन ज्यादा होगा और इस केस में बोन वीक हो जाती है। डिजीज आपने लोअर क्लास में नाम जरूर सुना होगा, दैट इज ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस मीन्स थिनिंग ऑफ द बोन। किस वजह से, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल मैटर्स। किस वजह से होगा, एक हार्मोन का नाम अभी हमने लिया, हालांकि हार्मोन अभी आपको याद नहीं हो पाएंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन अगर ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है, सो पैराथायरॉयड हार्मोन एक्चुअली स्टिमुलेट करता है ओस्टियोक्लास्ट सेल को टू रिलीज एंजाइम। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा है, ओस्टियोक्लास्ट का स्टिमुलेशन ज्यादा होगा, दे विल रिलीज मोर एंड मोर डाइजेस्टिव एंजाइम, डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा एंड दिस विल रिजल्ट इन ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोक्लास्ट सेल बोन की रीमॉडलिंग में भी हेल्प करती है। रीमॉडलिंग का मतलब होता है उसका साइज बढ़ना, और साइज बढ़ेगा तो अगेन बोन इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड टिश्यू। साइज बढ़ने के बावजूद जो इसका स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। अब आप सोच के देखिए, जैसे जैसे बोन का साइज बढ़ेगा, एपिफाइसिस जो है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, डायाफाइसिस में, और नया एपिफाइसिस डेवलप होगा। सो इंजरी के दौरान जब बोन का जो है रीजनरेशन होता है या ग्रोथ के दौरान जब बोन की रीमॉडलिंग होती है, तो ओस्टियोक्लास्ट जो है वो पाथ प्रोवाइड करती हैं फॉर इनर्वेशन ऑफ नर्व एज वेल एज ब्लड वेसल्स। फ्रॉग के अंदर भी अगर हम देखें, फ्रॉग में अगर फ्रॉग का जो लार्वा है वहां पर लार्वा इज हैविंग टेल, और टेल जो है मेटामॉर्फोसिस के दौरान टेल डिसअपियर हो जाती है, उसमें भी लाइसोसोम का रोल रहेगा। वहां पर जो ओस्टियोक्लास्ट सेल है दे विल रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम विच विल डाइजेस्ट, जो टेल के अंदर जो बोन प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करेंगे एंड फाइनली टेल इज फैगोसाइटाइज्ड। देयर आर 3 टाइप ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्लेसिंग बोन। रिप्लेसिंग बोन क्या है? These bones are formed by replacement of cartilage. एम्ब्रियो में स्केलेटन टोटली हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होगा ऑल दीज कार्टिलेज आर रिप्लेस्ड बाय बोन। सो वो बोन जो कार्टिलेज की रिप्लेसमेंट से बनी है उनको कहेंगे रिप्लेसिंग बोन। लॉन्ग बोन्स अपनी बॉडी में किसका एग्जाम्पल है? रिप्लेसिंग बोन का। दूसरी टाइप है मेम्ब्रेनस बोन। मेम्ब्रेनस बोन क्या होती हैं? दीज बोन्स आर फॉर्म्ड बाय ओसिफिकेशन ऑफ फाइब्रस प्लेट। बोन
एम्ब्रियो का जो स्केलेटन है वो मेनली हाइलाइन कार्टिलेज एंड मेम्ब्रेनस प्लेट्स का बना होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती हैं। इन फाइब्रस प्लेट का अगर ओसिफिकेशन होता है तो जो बोन बनेंगी उन्हें हम कहेंगे मेम्ब्रेनस बोन। सो रिप्लेसिंग बोन कार्टिलेज को रिप्लेस करके बनती है, मेम्ब्रेनस बोन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को रिप्लेस करके बनती है। जो बोन फेस के अंदर जो हमारी फ्लैट बोन्स हैं, नाम हम आगे स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे, जो क्रेनियम की बोन्स हैं या क्लेविकल जो कोलर बोन है, ऑल दीज आर मेम्ब्रेनस बोन। तीसरा तरीका भी है बोन फॉर्मेशन का, दैट इज ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन्स। टेंडन्स क्या है? दीज आर द डेंस कनेक्टिव टिश्यू विच ज्वाइन मसल टू बोन। अगर टेंडन्स की ओसिफिकेशन होती है, ओसिफिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन, ओसिफिकेशन और ओस्टियोजेनेसिस। सो अगर टेंडन के ओसिफिकेशन से बोन बनी है तो उसको हम कहेंगे सीस्मोइड बोन। अपना जो नी कैप है, नी कैप में जो बोन होती है दैट इज पटेला। पटेला जो है दैट इज ए सीस्मोइड बोन, इट इज फॉर्म्ड बाय ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन। Now there are two type of bone, one is decalcified bone, one is dried bone। हमें मालूम है बोन के अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। अगर हम बोन को डाइल्यूट HCl में रखेंगे तो जो भी इनऑर्गेनिक मैटर है वो डिजोल्व होगा, ओनली ऑर्गेनिक पार्ट इज लेफ्ट। इस तरह की बोन को हम कहेंगे डीकैल्सिफाइड बोन। बहुत ही सॉफ्ट बोन होगी ये, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज सॉफ्ट। ड्राइड बोन, ऐसी बोन जिसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक पार्ट है उसको हम कहेंगे ड्राइड बोन। ओपन में कोई भी बोन अगर आपको दिखाई देती है काफी लंबे टाइम से, अगर वो ओपन एनवायरनमेंट में है, तो जो भी बैक्टीरिया एंड फंजाई है वो बोन में ऑर्गेनिक मैटर है उसे डिकम्पोज करेंगे, ओनली इनऑर्गेनिक पार्ट इज लेफ्ट। इस बोन को हम कहेंगे ड्राइड बोन। This flow chart show how bone play very important role in regulation of blood calcium level. This is blood calcium level. अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है, क्या होगा? एक्स्ट्रा कैल्शियम ब्लड से कहाँ चला जाएगा? बोन्स में, एंड दिस विल रिजल्ट इन मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। लेकिन अगर कैल्शियम का लेवल कम है, क्या होगा? बोन का डीमिनरलाइजेशन होगा ओस्टियोक्लास्ट सेल की हेल्प से, और जो कैल्शियम है वो बोन से कहाँ जाएगा? ब्लड में। ये देखिए यहाँ पर ये शो किया हुआ बोन रिजॉर्प्शन। विटामिन डी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। सबसे पहले अगर हम यहां से देखें, विद फूड वी टेक कैल्शियम। वो कैल्शियम एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू कब एब्जॉर्ब होगा? जब ये सेल्स क्या सिक्रीट करेंगी? विटामिन डी। और जो विटामिन डी का सिक्रीशन है वो पैराथायरॉयड हार्मोन के कंट्रोल में है। फिर से देखेंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। ये फंक्शन आपको याद हो जाना चाहिए कि पीटीएच का काम क्या है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। सो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेंगी? दे विल स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या एब्जॉर्ब होगा? कैल्शियम। विटामिन डी की वजह से बोन का क्या होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो बोन में ओस्टियोक्लास्ट सेल है, दे विल रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम, डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल मैटर, एंड फाइनली कैल्शियम विल रिटर्न टू ब्लड। तो बोन का रिजॉर्प्शन होगा पैराथायरॉयड हार्मोन के। किडनी के थ्रू जो है यूरिन में जो कैल्शियम का लेवल है वो कम होगा। किडनी भी ज्यादा से ज्यादा क्या रीअब्जॉर्ब करेंगी? कैल्शियम। ध्यान रहे, किडनी भी क्या सिक्रीट करती हैं? विटामिन डी। किडनी ऑल्सो सिक्रीट विटामिन डी। सो विटामिन डी इज सिक्रेटेड बाय किडनी, बोन एज वेल एज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है तो कैसे पूरा होगा? एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्प्शन ज्यादा, किडनी के थ्रू एलिमिनेशन कम, और बोन का रिजॉर्प्शन होगा। और अब अगर कैल्शियम लेवल ज्यादा है तो ये कैल्शियम कहाँ चला जाएगा? बोन में। डे टू डे एक्टिविटी है, डेली ऑल दीज एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस विद इन द बॉडी। मान लीजिए ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है, एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब नहीं होगा, बोन से नहीं आएगा, और किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस इज कैल्शियम होम्योस्टेसिस विच इज मेंटेन्ड बाय
bone. So bone play very important role in maintenance of blood calcium level. Ossification or osteogenesis. This is the process of formation of bone. बॉडी में बोन दो तरीके से बनती है, जैसा कि हमने बताया इन एम्ब्रियो का स्केलेटन इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज और मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू प्लेट्स। जो बोन हाइलाइन कार्टिलेज के रिप्लेस से बनेंगी उनको कहेंगे रिप्लेसिंग बोन और प्रोसेस कहलाएगा एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। यानी कि रिप्लेसिंग बोन कौन से प्रोसेस से बनेंगी? एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। ब्रीफ आइडिया, अगर हम आपको ब्रीफ आइडिया लेना है यहाँ पर, सो एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन क्या है? कार्टिलेज इज स्लोली एंड स्लोली इरोडेड एंड इज रिप्लेस्ड बाय बोन टिश्यू। सो जो बोन कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से बनेंगे उनको रिप्लेसिंग बोन कहेंगे, प्रोसेस को कहेंगे एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। अर्ली एम्ब्रियो में बोन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और फीटस के अंदर जो है जितनी भी बोन है वो सब किसकी बनी होंगी? जितना भी जो अपना स्केलेटन है, मोस्टली जो स्केलेटन है वो किसका बना होगा? बोन का। इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, अगर बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू से बन रहा है तो उसको हम कहेंगे इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन और इन बोन्स को हम कहेंगे मेम्ब्रेनस बोन। सो मेम्ब्रेनस बोन आर प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन एंड जो रिप्लेसिंग बोन है दे आर फॉर्म्ड बाय एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। Here we will discuss about bone formation. Embryonic skeleton is made up of cartilage. यहाँ पर कार्टिलेज एक टेम्पलेट का काम करेगा, एक मॉडल का काम करेगा, जिसके ऊपर जो धीरे धीरे क्या होगा? कार्टिलेज मैट्रिक्स डिसोल्व होता चला जाएगा एंड बोन मैट्रिक्स डिपॉजिट होगा। अब ये जो कार्टिलेज हैं दे आर एवेस्कुलर, दे डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई। कार्टिलेज में जो सेल्स होंगी उनको कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स सिक्रीट मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। जैसे जैसे कॉन्ड्रोसाइट सेल मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगी वो मैट्रिक्स में एंट्रैप होती चली जाएंगी और जब न्यूट्रिएंट्स इनको नहीं मिलेगा, मैट्रिक्स बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने की वजह से कॉन्ड्रोसाइट की क्या हो जाएगी? डेथ। जैसे जैसे कॉन्ड्रोसाइट की डेथ होगी, ये जो कॉन्ड्रोसाइट हैं और इनके अराउंड जो मैट्रिक्स है वो डिसइंटीग्रेट होने लगेगा एंड स्पेस इज क्रिएटेड। अब क्या होगा? उस एरिया में ब्लड वेसल्स का जो है फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और उसी एरिया को हम कहेंगे प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर। फिर देखेंगे क्या कहा है। ये जो स्केलेटन है अभी कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेज के अंदर बोन की तरह सेल्स हैं, मैट्रिक्स है। कार्टिलेज की जो सेल्स हैं उनको कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट, दे विल सीक्रेट मैट्रिक्स। जैसे जैसे मैट्रिक्स का डिपोजिशन होगा मैट्रिक्स हार्ड होता चला जाएगा और जैसा कि हमने कहा कि इनमें ब्लड सप्लाई नहीं है तो क्या होगा कि थोड़ा टाइम के बाद जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से उनकी डेथ होगी। उसके बाद क्या होगा कि जो फैगोसाइटोसिस होगा कॉन्ड्रोसाइट का एंड जो सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू है उसका स्पेस इज क्रिएटेड। उस एरिया में ना ब्लड वेसल्स माइग्रेट करेंगी एंड दिस इज प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर। ब्लड वेसल्स के थ्रू यहां पर कौन आएंगी? मीजनकाइमल सेल्स। These mesenchymal cells will differentiate into this one, osteogenic cell, और osteogenic cell will differentiate into osteoblast। यहां से प्रोसेस आगे सेम चलेगा। These osteoblast cell will secrete matrix और धीरे धीरे बोन का ग्रोथ होने लगेगा। So this is primary ossification center, जिससे बोन की जो है धीरे धीरे कार्टिलेज जो मॉडल है that is replaced by bone tissue। सब जगह ये धीरे धीरे होता रहेगा लेकिन इन पॉइंट्स पर अभी भी कार्टिलेज रह जाएगी। यहाँ पर ये देखिए सरफेस व्यू से तो ये तो आर्टिकुलर कार्टिलेज, लेकिन अंदर देखें तो इन पॉइंट्स पर जो एपिफाइसिस है इनमें अभी भी कार्टिलेज रह जाएगी और उस कार्टिलेज को हम कहेंगे एपिफाइजियल प्लेट।
दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बोन। तो जो सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर होगा वो कहाँ होगा, एपीफाइजियल प्लेट में, और ये ओसिफिकेशन टिल प्यूबर्टी तक वर्क करेगा, और जैसे जैसे प्यूबर्टी अटेन होगी एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये एपीफाइजियल प्लेट डिसइंटीग्रेट होगी और बोन का जो लेंथ फर्दर इंक्रीज जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट हाउ ए बोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ब्रीफ में आप पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोनिक स्केलेटन इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। यहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज मॉडल का काम करेगी, जिसमें कार्टिलेज टिश्यू इरोड होता चला जाएगा और बोन मैट्रिक्स डिपॉजिट होता चला जाएगा। बोन की जो ग्रोथ है वो लेंथ में भी है और विड्थ में भी है। लेंथ में जो बोन की ग्रोथ होगी वो एपीफाइजियल प्लेट की वजह से होगी। लेंथ में जो ग्रोथ है वो किसकी वजह से है, एपीफाइजियल प्लेट की वजह से है। और जो विड्थ में जो बोन की ग्रोथ होगी, यहाँ पर जो विड्थ में बोन की जो ग्रोथ होगी वो बाहर से भी होगी और अंदर से भी होगी। ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। व्हाट डज इट मीन, जो पेरीओस्टियम है, पेरीओस्टियम के जस्ट पास ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, वो भी बोन मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगी, और जो एंड ओस्टियम है उसके पास भी ओस्टियोब्लास्ट सेल है, दे विल ऑल्सो सिक्रीट बोन मैट्रिक्स। सो बोन इंक्रीज इन लेंथ एज वेल एज विड्थ। लेंथ में जो इंक्रीज है वो किसकी वजह से होगा, यहाँ पर एपीफाइजियल प्लेट की वजह से, और विड्थ में जो इंक्रीज होगा वो होगा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, नॉट फाइब्रोब्लास्ट सॉरी, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स है प्रेजेंट नियर एंडोस्टियम एंड पेरिओस्टियम। सो बोन ग्रोज फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्रोथ ऑफ द बोन. So bone increase in length by epiphyseal plate and increase in width by growth from endosteum as well as periosteum, and such type of growth is known as appositional growth. Appositional growth का मतलब होता है deposition of material on the existing one. Whatever bone is there उसके ऊपर जो है और material deposit होता जाएगा, that is appositional growth. लेकिन ध्यान रहे जो material का deposition है on the existing one है वो एक specific manner में होगा, ताकि जो bone का structure है वो थ्रू आउट सेम रहे। जैसे मान लीजिए अगर कॉम्पैक्ट बोन है तो सब जगह आपको हेवर्सियन सिस्टम मिलेगा। सो यहाँ पर जो बोन की जो रीमॉडलिंग है, देखो ग्रोथ के दौरान भी बोन की रीमॉडलिंग है। पहले बोन का साइज बड़ा है, फिर उसका साइज बढ़ रहा है, उसका डायामीटर भी बढ़ रहा है, दिस इज बोन रीमॉडलिंग। तो यहाँ पर बोन रीमॉडलिंग में ओस्टियोक्लास्ट सेल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि ये जो सरफेस के ऊपर जो टिश्यू है, बोन मैट्रिक्स है, उसको डिसॉल्व करेंगी एंड देन रिजल्ट इन formation of new bone tissue. So osteoclast cells play very important role in bone remodeling, that is also taking place during growth of the bone. अगर हम bone की length की बात करें तो वो एक particular age में बढ़ना, bone length में बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन जो thickness है, diameter है, वो throughout life increase होता रहता है। जैसे जैसे muscle mass increase होगा, body का weight increase होगा, उसके according जो है बोन का साइज भी धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। सो जो अपोजिशनल ग्रोथ है दैट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। जो एपीफाइजियल प्लेट है वो प्यूबर्टी पर एपीफाइजियल प्लेट रिग्रेस इनटू एपीफाइजियल लाइन और बोन बढ़ना बंद हो जाती है। अब जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं, जैसे अब एस्ट्रोजन इज ए स्टेरॉइड हार्मोन, कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए या मसल मास को इंक्रीज करने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। तो अगर प्यूबर्टी से पहले स्टेरॉइड्स का यूज करेंगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा कि प्यूबर्टी से पहले ही एपीफाइजियल प्लेट रिग्रेस इनटू एपीफाइजियल लाइन और बोन बढ़ना बंद हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ एपीफाइजियल प्लेट, यानी कि जो बोन की ग्रोथ है वो टाइम से पहले रुक जाएगी। तो सच टाइप ऑफ सब्सटेंस शुड नॉट बी यूज्ड।